ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्पर्श भाग 2 में दिए गए पाठ बड़े भाई साहब पढ़ेंगे, जो क्लास 10th के सिलेबस में है। तो शुरू करने से पहले हम पाठ के लेखक के बारे में जान लेते हैं। बड़े भाई साहब पाठ के रचयिता या लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का नाम सबने सुना है। प्रेमचंद बहुत बड़े तो शब्द बहुत छोटा है उनके लिए। प्रेमचंद महान कलाकार थे हिंदी साहित्य जगत के। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास एक गांव है लम्ही नाम का, वहां पर हुआ था। और उनके जन्म के बाद उनका नाम रख दिया गया था धनपत राय। तो जब वे बड़े हुए, जब वे लिखने लगे, तो वे उर्दू में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। तो उर्दू की जितनी भी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं वे उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखी हैं, और हिंदी की जितनी रचनाएं लिखी हैं वो प्रेमचंद के नाम से लिखी हैं। लेकिन उनका निजी जो भी पत्र व्यवहार या और कोई पत्रकारिता वगैरह जो करते थे, उसमें वे धनपत राय नाम ही प्रयोग करते थे। तो 3 नामों से उनको जाना जाता है, नवाब राय, धनपत राय और प्रेमचंद। उनका उर्दू में पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था सोज़े वतन। अब उस समय देश में बहुत हलचल थी, स्वतंत्रता के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे थे। अंग्रेजों का राज्य था उस वक्त में। देश के फेवर में और अंग्रेजों के विरोध में कुछ भी लिखना बहुत खतरे वाली बात होती थी। तो उनका सोज़े वतन जो कहानी संग्रह था वो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, उसे बाजार में बिकने नहीं दिया था। और अपनी आजीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। स्कूल मास्टरी की, स्कूलों में पढ़ाने का काम किया, स्कूलों के इंस्पेक्टर बने, मैनेजर बने, और उसके अलावा हंस माधुरी नाम की 2 बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी, उनका संपादन किया, उनका एडिट किया उनको। और फिर जब उनकी कहानियां इतनी प्रसिद्ध होने लगी तो बॉम्बे से, मुंबई से उनको बुलाया गया, और कुछ समय के लिए वे बॉम्बे में रहे। वहां उनको अच्छा नहीं लगा, उनको वहां का जीवन रास नहीं आया। वे वापस लौट आए अपने गांव। लेकिन चाहे उनकी कहानियों पर फिल्में भी बनी, परंतु वे बम्बई की जीवन शैली को हजम नहीं कर पाए, वापस आ गए। इनके उपन्यासों में, कहानियों में आम आदमी का दुख झलकता है। कोई बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की कहानियां नहीं लिखी है इन्होंने। आम आदमी का दुख दर्द समझने वाले थे ये। कथा सम्राट का नाम इन्हें दिया गया, उपन्यास सम्राट का नाम दिया गया। और इन्होंने अपने साहित्य में उन लोगों को हीरो बना दिया, उन लोगों के ऊपर उनको हाईलाइट कर दिया जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे, जो सबसे ज्यादा, जिनको लांछन मिले, जिनको बेइज्जती मिली, जिनको समाज में दुत्कारा गया, उनको उन्होंने अपने उपन्यासों में स्थान दिया। जैसे कोई किसान, कोई मजदूर, उनके ही जीवन पर पूरी गाथा लिख डाली उन्होंने। तो कुछ नाम आप ने सुने होंगे, शायद नहीं भी सुने होंगे। होरी नाम का किसान है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ साहित्य जगत में। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर शीर्षक के अंतर्गत है। मानसरोवर नाम की एक बहुत बड़ा कहानी संग्रह है जिसमें 8 भाग हैं, और उनमें सारी कहानियां संकलित हैं 8 भागों में। मानसरोवर कहानी संग्रह नाम का एक उनका ग्रंथ है। और इनके मुख्य उपन्यास बहुत लिखे हैं। इनके मुख्य उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला,
कर्म भूमि, रंग भूमि, कायाकल्प और प्रतिज्ञा। और एक उपन्यास वो लिख रहे थे मंगल सूत्र, जो अधूरा रह गया और उनकी मृत्यु हो गई। वे बहुत बीमार भी रहते थे क्योंकि गरीबी इतनी थी उनके जीवन में। तो ये था उनका जीवन और साहित्यिक परिचय। अब उन्होंने एक पाठ लिखा है, कहानी ही है समझ लीजिए, बड़े भाई साहब, जो आपके सिलेबस में है। तो बड़े होना बहुत जिम्मेदारी का काम है। जो भाई बहनों में बड़ा होता है उसको बार बार सुनना पड़ता है कि आप बड़े हो, आप छोड़ दो। तो हम शुरू करते हैं बड़े भाई साहब पाठ। प्रेमचंद जी ने इस पाठ में घर में भाई बहनों में जो बड़े होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, उन पर किस तरह के दबाव होते हैं, उसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, अपने साथियों को बताइए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको सूचना मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं बड़े भाई साहब। मैं एक एक पंक्ति पढ़कर समझाऊंगी, एक एक शब्द, जो कठिन शब्द आते हैं बीच में, उनका अर्थ बताते हुए आपको पंक्तियों का भाव, अर्थ, सरलार्थ सब कुछ बताती जाऊंगी। इसलिए आपके हाथ में पुस्तक का होना जरूरी है, एक पेंसिल और एक अपनी आपकी पुस्तक, और आप कुछ नोट करना चाहें तो नोटबुक जरूर पास में रखिए। तो लेखक खुद अपना अनुभव बता रहे हैं। कहते हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। 5 साल बड़े हैं तो 5 दर्जे आगे होना चाहिए। दर्जे यानी क्लास, कक्षा। इसका क्या मतलब है? 2 बार वो फेल हो चुके हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। तो ये भी बात नहीं है कि उन्होंने देर से शुरू किया था। सेम आयु में दोनों भाइयों ने पढ़ाई शुरू की है, तो उनको बराबर जितनी उम्र उनकी बड़ी है उतनी ही बड़ी क्लास में होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। अब ये बात लेखक व्यंग में कह रहे हैं कि तालीम यानी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के मामले में वे जल्दबाजी नहीं दिखाते थे, धीरे धीरे आराम से फेल होते हुए पढ़ते थे। जैसे महत्व का शिक्षा कोई मामूली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, महत्व का मामला है। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। कौन से भवन? पढ़ाई, शिक्षा का भवन। शिक्षा जो हम लेते हैं इतने सालों तक, 15 साल 16 साल तक हम जो शिक्षा लेते हैं वो क्या है? वो एक तरह से लेखक का कहना है कि हम एक इमारत खड़ी करते हैं शिक्षा की, शिक्षा का भवन खड़ा करते हैं। तो उसकी नींव, उसकी बुनियाद, बुनियाद यानी नींव, उसकी फाउंडेशन, बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। इसीलिए वो एक एक क्लास में रुक रुक कर फेल हो कर आगे बढ़ रहे थे, ताकि उनकी नींव मजबूत बने, जिस पर आलीशान महल बन सके। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी, फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा, तो महल तो कच्चा बनेगा, गिर सकता है कभी भी। इसलिए यहाँ पर लेखक शायद व्यंग में कह रहे हैं कि वो उनके बड़े भाई साहब इसलिए फेल होते हुए आगे बढ़ते थे कि वो चाहते थे कि वो बिल्कुल अपनी बेसिक, अपनी जो नॉलेज है उसको मजबूत करके फिर अगली क्लास में जाए, चाहे उन्हें एक एक क्लास में 2-2 बार 2-2 साल पढ़ना पड़े। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। तो ये स्पष्ट है, जो बाकी बच्चे 1 साल में पास होके चले जाते थे, ये 2-2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने?
बुनियाद, नींव, फाउंडेशन, पुख्ता, मजबूत। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर बुनियाद, उनका मानना था, बड़े भाई साहब का मानना था कि अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो मकान कैसे पायेदार, पायेदार जिसके पैर मजबूत होंगे। पाए कहते हैं जैसे ये पिलर्स खड़े करते हैं ना मकान बनाते समय, उनको पाए कहते हैं। जो जो जैसे पलंग होता है उसके पाए होते हैं ताकि ठीक से मजबूती से खड़ा रह सके। तो कह रहे हैं कि अगर मजबूत नींव ही नहीं रहेगी होगी तो फिर इमारत कैसे, उसके खंबे कैसे खड़े रहेंगे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी ये बात जो लेखक ये सब कह रही है, उन्होंने शायद अपने भाई से ही सुनी होगी ये कहते हुए कि इसलिए मैं एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल तक रहता हूं कि मैं अपनी नींव को मजबूत करना चाहता हूं। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। 9 और 14 साल में कितना फर्क है? 10, 11, 12, 13, 14, 5 साल। 5 साल बड़े थे लेखक, उनसे 5 साल छोटे थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ था, उनको जन्म से ये अधिकार था, राइट था उनका कि वो मुझे मेरी तंबीह, तंबीह डांट डपट, कि मुझे वो डांट सके क्योंकि मैं छोटा था 5 साल उनसे, तो उनको ये अधिकार मिला, उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, बर्थ राइट था कि मैं बड़ा हूं और मैं छोटे भाई को डांट सकता हूं। तंबीह, डांट डपट, और निगरानी, निगरानी पूरा ध्यान रखना, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कितने बजे आता है, कितना पढ़ता है, कितना सोता है, इन सब बातों का ध्यान रखने का उन्हें पूरा अधिकार था। और मेरी शालीनता, शालीनता मेरी शिष्टता, मेरी अच्छाई, मेरा शिष्टाचार, मेरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, शालीन कहते हैं अच्छे व्यवहार को। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो जो भी आज्ञा दे, बड़े भाई हैं, वो जो भी कहें, जो भी हुक्म दे, जो भी आज्ञा दे, मैं उनको कानून समझूं, लॉ समझकर कि ये कानून है, मुझे मानना ही है। कानून जो होते हैं उनको मानना जरूरी होता है, नहीं मानने पर दंड मिलता है। तो कह रहे मेरे, और उनको अधिकार था डांटने का और मेरे पर ध्यान रखने का, और मेरा फर्ज ये था कि मैं उनके हुक्म को मानता चलूं, उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, अध्ययनशील, पढ़ाकू, हमेशा पढ़ते रहने वाले, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर, किताब की जो लाइनें होती हैं उस पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों को की तस्वीरें बनाया करते थे। कहने को वो पढ़ते थे हर वक्त, लेकिन लेखक ने, छोटे भाई ने उनको कई बार देखा था किताबों पर चित्र बनाते हुए, चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। लोग सोचते होंगे ये पढ़ रहे हैं, लेकिन लेखक ने उनको देखा था वो क्या करते रहते हैं। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कॉपी पर, नोटबुक पर एक ही नाम या एक ही वाक्य या एक ही शब्द 10-10, 20-20 बार लिखते रहते बैठकर। वो पढ़ाई तो नहीं होती थी। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कोई शेर, शायरी जो होती है, शेरो शायरी, वो कोई शेर सुन लिया तो उसी को बार बार लिखते रहते थे, नकल करते रहते थे सुंदर सुंदर अक्षरों में। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य, सामंजस्य मेल, मतलब वो ऐसे ऐसे शब्द लिखते थे कि 2 शब्द एक साथ लिखे उनमें कोई मेल ही नहीं है। अभी आगे उदाहरण आएंगे। तो लेखक ये कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब है, बता रहे हैं कि वो दिन भर पढ़ते रहते हैं, हर समय पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन वो पढ़ने के नाम पर क्या क्या करते थे वो छोटे भाई ने देखा है। तो क्या करते थे वो? मसलन यानी उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर, एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, इबारत लेख, लिखा हुआ, क्या देखा?
क्या क्या लिखा हुआ था? लिखा था स्पेशल, कॉमा, अमीना किसी का नाम है, कॉमा, भाइयों भाइयों, कॉमा, दरअसल, दरअसल मतलब वास्तव में, हकीकत में, सच्चाई में, भाई भाई, राधे श्याम, कॉमा, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। तो ये जो वर्ड्स, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इनका कोई तालमेल नहीं है, कोई वाक्य पूरा नहीं है, कुछ कुछ शब्द इधर उधर बस लिखे हुए हैं। और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। ये क्या पहेली, पहेली जानते हो? पजल, रिडल्स, इंग्लिश में रिडल्स बोलते हैं, जो पहेलियां बुझाते हैं ना, जिसमें कोई अर्थ छिपा होता है और बूझना समझना पड़ता है ये किसके लिए कहा गया है, उसे पहेली कहते हैं। तो जैसे पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा। तो ये पहेली है। क्या है? एक थाल मोती से भरा आसमान, जिसपे सितारे हैं, जो सबके सिर पर उल्टा रखा हुआ है। तो ये पहेली है। ऐसे बचपन में हम लोग बहुत पहेलियां के खेल खेला करते थे। तो ये लेखक ने सोचा कि ये कौन सी पहेली लिखी हुई है, पर उन्हें समझ में नहीं आई, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। साहस, हिम्मत कैसे पूछे? बड़े भाई हैं, डांट लगा देंगे। वो 9वीं जमात में थे, 9वीं क्लास में थे, 9th में जमात क्लास, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। वो उनको अगर वो पूछते, लेखक यहाँ व्यंग कर रहे हैं, लेखक को समझ आ रहा था ये क्या कर रहे हैं बड़े भाई साहब, लेकिन वो पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि वो बोलेंगे तुम छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हो। छोटा मुंह बड़ी बात मुहावरा है। देखिए, प्रेमचंद जी की रचनाओं में बहुत मुहावरे मिलेंगे आपको। हर पेज में आपको 3-4 मुहावरे जरूर मिलेंगे। तो छोटा मुंह बड़ी बात मतलब जो पूछने के लायक ना हो, जो बात करने के लायक ना हो, उसके लिए कह देते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। तो छोटा भाई बड़े भाई को कैसे प्रश्न कर सकता है कि आपने ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। लेखक अपने बारे में बता रहे कि मेरा तो मन नहीं लगता था पढ़ने में। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, पहाड़ था, मुश्किल था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। ये लोग हॉस्टल में गए थे पढ़ने के लिए, दोनों भाई। तो मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता। कंकरियां कहते छोटे छोटे पत्थर, पत्थर जमीन से उठा उठा के उछालता। कभी कागज की तितलियां उड़ाता, कभी कागज से तितलियां बना बना कर उड़ाने लगता। कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, और अगर खेलते खेलते कोई साथी, कोई दोस्त मिल गया, फिर तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। 4 दीवारी, हॉस्टल की 4 दीवारी, बाउंड्री वॉल पे चढ़कर बार बार नीचे कूद रहे हैं, खेल करते थे। और कभी फाटक पर सवार, फाटक कहते मेन गेट को, हॉस्टल का जो मेन गेट था, कभी उस पर चढ़ जाते थे और उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। उस पे बैठकर उस गेट को आगे पीछे पीछे करके सोचते, ऐसे नाटक करते थे जैसे मोटर चला रहे हैं, मोटर यानी गाड़ी। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। रुद्र रूप, गुस्से का रूप। रुद्र रूप तो शिवजी का होता है जब वे तांडव करते थे। तो भाई साहब भी गुस्सा हो जाते थे कि इतनी देर तक कहाँ खेल कर आया है। और लेखक के प्राण सूख जाना, प्राण सूख जाना मुहावरा है। प्राण सूख जाना, बहुत अधिक डर जाना, भयभीत हो जाना। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता। ध्वनि, आवाज। और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। लेखक कोई जवाब नहीं देते कि मैं खेलने गया था, या मैं फाटक पे बैठा था, या मैं बाउंड्री पे चढ़ रहा था। चुप, मौन रहते थे। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था, क्योंकि जैसे ही वो बोलते कि मैं खेल रहा था तो बड़ा भाषण सुनना
पड़ जाता। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। जब कोई किसी बात का जवाब ना दे, कोई किसी को दोष दे रहा है और वो कुछ भी हाँ ना नहीं कर रहा कि नहीं मैंने नहीं किया, इसका मतलब वो अपराध को स्वीकार कर रहा है। तो वो लेखक कहते मैं मान जाता था कि जो वो कह रहे हैं, कहाँ गए थे इतनी देर तुम, तो मैं चुप रहता था। उन्होंने मुझे दोषी माना है तो मैं स्वीकार कर लेता था, ठीक है मैं खेलने गया था, मैंने दोष किया है, मैंने अपराध किया है। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। रोष गुस्सा, क्रोध, स्नेह प्रेम। तो भाई साहब क्योंकि भाई हैं उसके बड़े, तो गुस्सा करना उनके लिए जरूरी है क्योंकि उन्हें अधिकार मिला है उसकी निगरानी रखने का, उनकी देखभाल करने का कि पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, और भाई है इसलिए स्नेह भी जरूरी है। तो प्रेम में गुस्सा, गुस्से में प्रेम, दोनों चीजों का मिश्रण उन्हें अपने भाई में देखने को मिलता था। तो क्या कहते थे देखिए भाई साहब गुस्से में, गुस्से और प्रेम में, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे। उस समय स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ने के लिए बच्चों को भेजा जाता था हॉस्टल में, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था। तो वो अंग्रेज जो थे वो स्कूलों में अंग्रेजी सिखाते थे, और अंग्रेजी भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किल लगती थी क्योंकि तब की जनरेशन पहली बार अंग्रेजी सीखती थी, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो बड़े भाई साहब अपना अनुभव उसे बता रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, हर्फ एक अक्षर भी नहीं आएगा जैसे तुम पढ़ रहे हो। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अगर तुम जिस तरह से सोच रहे हो अंग्रेजी खेल कूदोगे और अंग्रेजी आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते। ऐरा गैरा नत्थु खैरा ये भी एक मुहावरा है, यानी कोई भी गंवार, बुद्धू, सीधा, मूर्ख, कोई भी अंग्रेजी पढ़ लेता अगर अंग्रेजी पढ़नी इतनी आसान होती तो। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, आंखें फोड़ फोड़ के पढ़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। पढ़ना आसान नहीं है, खून जलता है शरीर का। तब कहीं यह विद्या आती है, कौन सी विद्या? अंग्रेजी की। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। इतनी मेहनत करने, आंखें फोड़ने पर भी, इतनी खून जलाने पर भी, बिना खाए पिए दिन सोए, इतना पढ़ने पर भी क्या आती है विद्या? बस कहने भर को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा, बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं आती है अंग्रेजी लिखनी। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंगा कहते हैं एक प्रकार का स्नेल जिसको कहते हैं, जो पानी में होता है, वो बहुत धीरे 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 चलता है। उसके अंदर अपने चारों तरफ वो एक शेल बना लेता है और वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे समुद्र के किनारे चलता रहता है। बहुत बहुत स्लो स्पीड में चलता है वो, और ऐसे लगता है कि बुद्धू सा है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, बस धीरे 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 चलता रहता है। स्मार्ट नहीं है वो घोंगा। तो जो बच्चे जो बिल्कुल समझते नहीं है, बुद्धू होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको घोंगा कह देते थे। घोंगा जिसका शंख बनता है, शंख, जब शंख तो उसके अंदर जो जीव रहता है, जो कीड़ा रहता है, वो जब मर जाता है, निकल जाता है, तो उसका जो खोल होता है जिससे शंख बजाते हैं, उसको घोंगा कहते हैं। तो कह रहे तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। सबक, शिक्षा। मैं कितनी मेहनत करता हूं, मेहनत, ये इन्होंने बोलचाल की भाषा में इस तरह का शब्द प्रयोग किया है। ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, मैं कितनी मेहनत करता हूं। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है?
अब वो भाई को डांटना शुरू किया तो बोलते जा रहे हैं कि तुम देखते नहीं हो मैं कितनी मेहनत करता हूं, अगर तुम नहीं देखते तो तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, कसूर दोष है, और तुम्हारी आंखों का दोष है। इतने तमाशे मेले यहाँ लगते हैं, मैं कभी गया हूं देखने के लिए? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, मैं तो मैच देखने के पास भी नहीं जाता। फटकना, बिल्कुल पास भी जाकर 1 सेकंड के लिए खड़ा भी नहीं होना, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। इतनी मेहनत करता हूं, कहीं घूमने नहीं जाता, खेल तमाशा नहीं देखता, क्रिकेट नहीं देखता, हॉकी नहीं देखता, और उसके बावजूद भी मैं 2-2 3-3 साल एक ही क्लास में पढ़ा रहता हूं। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। कह रहे मुझे तो 2-3 साल लगते हैं एक क्लास पास होने में, तुम तो इस क्लास में पूरी उम्र भर सड़ते रहोगे, पास नहीं होगे, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ता हूं इसलिए मुझे 2-3 साल लगते हैं, और तुम खेल कूद करते रहते हो इसलिए तुम्हें सारी उम्र इसी क्लास में सड़ना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है, अच्छा है, घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। घर जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। गुल्ली डंडा जानते हो आप लोग क्या होता है? आपको पता होगा, लकड़ी, एक छोटी सी लकड़ी होती है, उसके दोनों तरफ नुकीली नोक निकाल देते हैं, और एक डंडा होता है, उससे उसकी नोक पर मारते हैं और वो जितनी दूर जाती है उसको नापते हैं। जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा दूर तक गुल्ली को फेंक देता है वो जीतता है। तो आप गूगल करके देखिए गुल्ली डंडा क्या है। तो वो कह रहे उस समय बच्चे यही खेल खेला करते थे। तो वो कह रहे कि तुम घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? दादा, पिताजी की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो यहाँ हॉस्टल में रहकर? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। अब इतनी बड़ा भाषण, पूरा एक पैराग्राफ, लताड़, डांट, आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। अब अपराध तो किया है, खेलने चले गए थे, और अब डांट क्यों सहूं मैं? कौन सहे डांट? किसको अच्छी लगती है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। भाई साहब उपदेश देने में बहुत निपुण थे, बहुत चतुर थे, बहुत कुशल थे। निपुण बहुत, जिसमें कोई कुशल होता है, जिसमें ये स्किल है एक तरह का किसी को डांटना। निपुण होना बहुत, जिसमें चतुर होना, बहुत तेज होना। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, लगती चुभने वाली। ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते, सूखती बाण तीखी बातें। ऐसे ऐसे मुहावरे लगाते, ऐसे ऐसे व्यंग करते, व्यंग यानी सरकास्टिक वे में कहना, सूखती बाण यानी तीखी बातें चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह की चुभने वाली बातें कहते थे कि मेरे जिगर के दिल के टुकड़े हो जाते, दिल टूट जाता था कि कैसा भाई है ये इतना बड़ा, और हिम्मत टूट जाती थी कि क्या बोलूं। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। कह रहे मैं जिस तरह वो बता रहे हैं कि दिन रात पढ़ते रहो, कुछ खेलने मत जाओ, तमाशा मत देखो, एंटरटेनमेंट मत करो, इस तरह की मेहनत मुझसे नहीं होती, मेरे में उतनी शक्ति नहीं है। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर ही चला जाऊं। निराश हो जाते, डिप्रेस्ड हो जाते, और सोचते कि इससे अच्छा तो घर ही चला जाऊं, इनकी डांट सुनने से अच्छा। जो काम मेरे बूते के बाहर है, मेरे बूते के बाहर है, मेरी शक्ति के बाहर है, मैं नहीं इतना पढ़ सकता, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मैं इतना पढ़ ही नहीं सकता जितना भाई साहब पढ़ते रहते हैं, एक एक क्लास में 3-3 साल। मैं नहीं पढ़ सकता, ये मेरी शक्ति के बाहर है। इससे अच्छा तो मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं, मैं इससे अच्छा तो घर ही चला जाऊं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था।
लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, क्योंकि मैं मूर्ख सही हूँ, लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। और फिर 1-2 घंटे बाद निराशा के बादल हट जाते, वो निराशा फिर आशा में बदल जाती, मूड ठीक हो जाता, डांट भूल जाते और फिर सोचते कि मैं अब से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता और बैठ कर टाइम टेबल बना लेते कि कितने बजे क्या पढ़ूंगा। ये टाइम टेबल भी उन्होंने दिया है। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं, बिना नक्शा बनाए कोई स्कीम, बिना स्कीम बनाए कोई भी काम कैसे शुरू करूं। तो इन्होंने शुरू करना है, अब से मैं मेहनत करूंगा जी तोड़कर, और उसके लिए नक्शा बनाने बैठ जाते। नक्शे में टाइम टेबल बनाने लगते। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। टाइम टेबल में खेल कूद का नशा बिल्कुल खत्म। मद नशा, खेल कूद को कोई समय नहीं, खेल कूद के लिए कोई जगह नहीं टाइम टेबल में। टाइम टेबल समझते हो ना आप, कब क्या करना है, समय सारिणी। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 हिसाब मैथ्स, 9 से 9:30 तक इतिहास हिस्ट्री। फिर भोजन और स्कूल, भोजन खाना। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, भूगोल ज्योग्राफी। ये टाइम टेबल है ये पूरे दिन का। 5 से 6 तक ग्रामर व्याकरण। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना चलना, वॉक करना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, अंग्रेजी में कुछ लिखना, कुछ अपने आप, कॉम्पोजिशन कहते हैं जो हम खुद ही लिखते हैं, जैसे कोई पोएम लिखना, कोई एसे लिखना, कोई आर्टिकल लिखना, उसको कॉम्पोजिशन कहते हैं। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, अनुवाद ट्रांसलेशन, इंग्लिश पढ़ते थे तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ता था। 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, विविध विषय और दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट, विविध विषय। फिर विश्राम, फिर आराम। मगर टाइम टेबल ये टाइम टेबल तो उन्होंने बना लिया उसी दिन जिस दिन डांट खाई, और कहते हैं टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। खाली टाइम टेबल बनाकर टांग देने से नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है, उसको उस पर चलना भी पड़ता है। अमल करना, उस रास्ते पर चलना, उसको यूज करना। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। टाइम टेबल बन गया, पहले ही दिन उसकी अवहेलना, उसको इग्नोर करना, अवहेलना, उसकी तरफ ध्यान न देना। मैदान की वह सुखद हरियाली, सुख देने वाली हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हरी हरी हरियाली पे दौड़ते भागते थे, वो सारी चीजें उनको आकर्षित करने लगी। कबड्डी के दाव, कबड्डी में दाव, हम घात कहते हैं हमले को, कबड्डी में हमला करते हैं, कोई पकड़ने आए तो पीछे हो जाते हैं, तो ये दाव और घात। वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती, फुर्ती चुस्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। अज्ञात पता भी नहीं चलता, जिसका ज्ञान ही ना होता, और अनिवार्य रूप से मुझे जबरदस्ती, अनिवार्य, जरूरी खींच कर ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब भूल जाता। क्या भूल जाता? टाइम टेबल, पढ़ाई लिखाई। इतना बड़ा टाइम टेबल बनाकर टांग दिया और ये सब चीजें उनको खींच कर ले जाती। खेल कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल, हरियाली। जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें। जानलेवा टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल था जो जान ले लेने वाला था। आंख फोड़ पुस्तकें, पुस्तकें, इतना लिखा हुआ जिसको पढ़ते पढ़ते आंखें फूट जाएं। किसी की याद न रहती। जब वो खेल में चले जाते तो ये सारी चीजें भूल जाती थी। और भाई साहब को नसीहत और
फजीहत का अवसर मिल जाता। फिर भाई साहब को नसीहत, उपदेश, ये उर्दू के शब्द हैं, और फजीहत अपमान, उपदेश देने का और मेरा अपमान करने का मौका मिल जाता भाई साहब को। फिर से मैं उनके साए से भागता, उनकी परछाई से भी भागने लग गए थे लेखक कि भाई साहब पकड़ लेंगे और डांटेंगे। साए, छाया, परछाई, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, चेष्टा, कोशिश। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, दबे पांव, बिल्कुल धीरे धीरे पैर रखकर आता कि किसी को पता न चले, उन्हें पता न चले मैं कमरे में आ गया हूं। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। बस वो देखते थे कहीं मुझे देख ना ले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। नंगी तलवार लटकना मुहावरा है। तलवार लटकना मतलब हर वक्त डर रहना, हर वक्त किसी का डर सताते रहना। तलवार लटकती हो तो लगता है ना कभी भी तलवार मार डालेगी, चीर डालेगी। तो भाई साहब का डर किस तरह उनको हमेशा डराए रहता, भयभीत किए रहता, मानो नंगी तलवार लटक रही हो। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी अगर किसी के सामने कोई बहुत बड़ी विपत्ति भी आ जाए, मौत भी आ जाए, तब भी वो मोह माया से छूटता नहीं है। उसको अपने बच्चों का मोह, अपनी संपत्ति का मोह, अपने कपड़ों का मोह, अपने धन दौलत का मोह, अपनी जेवर सोना चांदी का मोह सताता रहता है। ऐसे ही बंधन में जकड़े रखता है, बांधे रखता है मोह माया। चाहे कोई भी विपत्ति आ जाए तो उससे छूटना चाहता है कि नहीं, क्यों मुझे बचना इस विपत्ति से कि मेरे पास इतना सब है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये मोह माया का बंधन जिस तरह विपत्ति और मौत से हमें छूटने के लिए मजबूर करता है कि हम इस मोह माया के लिए हम विपत्ति से बच जाएं, मौत से बच जाएं, वैसे ही मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। इसी तरह मैं फटकार, बड़े भाई साहब की डांट, और घुड़कियां, झिड़कियां, घुड़कियां आंखों से घूरना, झिड़कना, डांट खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार मैं नहीं कर सकता। तिरस्कार, अवहेलना, छोड़ना, मैं खेल कूद नहीं छोड़ सकता। जैसे मोह माया को नहीं छोड़ सकता व्यक्ति, चाहे मौत भी आ जाए, विपत्ति भी आ जाए, तब भी उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा क्योंकि मोह माया मुझे अच्छी लगती है। तो मैं भाई साहब की फटकार भी सुन लूंगा क्योंकि मुझे खेलना कूदना अच्छा लगता है। तो यहाँ तक हम करेंगे और अगले वीडियो में मैं बाकी का पढ़ाऊंगी। अभी यहीं समाप्त करते हैं और अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम से रहना चाहिए हमें।